नमस्कार, सलाम दोस्तों। आज हम प्रसिद्ध कथाकार शैलेंद्र सागर जी की कहानी पूर्वांत का पाठ करेंगे। डॉक्टर का कहना है कि अब अंत निकट है, 2-4 दिन और यूं खिंचने को 1 आध महीना भी सांस चलती रहे। स्वामी जी ने भविष्यवाणी की है कि शनि की दशा बड़ी भारी है, राहु वहां आसन जमाए बैठा है। सो यह शनिवार निकल गया तो समझो 1 वर्ष का जीवन शेष है। घर की काम वाली चुप रहकर भी काफी कुछ कह जाती है। बदबूदार कपड़े छूते ही बुरा सा मुंह बनाकर मानो सवाल करती है, कब इस गंदगी से पार पाऊंगी। खाना पकाने वाली मिसराइन को अलग प्रतीक्षा है। वह तो पहले ही घोषणा कर चुकी है, ब्राह्मणी भोज में किसी और को ना बुलाइयो। इस विधवा ब्राह्मणी ने माँ जी की दिन रात सेवा की है। उसकी धीमी मुस्कान में आभार है या अधिकार, समझना कठिन है। फैक्ट्री के मैनेजर साहब सलाह देने से नहीं चूकते, बाबूजी, माँ जी को दिल्ली ले आओ, एक से एक काबिल डॉक्टर है वहां। यहाँ के डॉक्टरों के हाथों तो जीता जागता आदमी मर ले। उसकी खिलंदड़ी हंसी में बाबूजी की अनुपस्थिति में स्वच्छंदता और मनमानापन भोगने की ललक है। बाबूजी यानी महेश रात दिन इसी प्रार्थना में डूबा है, हे ईश्वर मम्मी की रक्षा कर। पर अंदर ही अंदर पूरे घर की रुग्ण दशा से वह आजिज भी है। काम धंधा चौपट, बच्चों की पढ़ाई अस्त व्यस्त, बुझा बुझा उदास माहौल। रेखा यानी उसकी पत्नी ने परसों ही घोषणा कर दी है, अब 2-2 लड़कियां हैं मम्मी की सेवा करने को। मैं भी कुछ आराम कर लूंगी। 6 महीने में खुद बीमार हो गई हूं। घर क्या जेल बन गया है। रेखा की आंखों में अजीब सी वितृष्णा है। पति पत्नी में तकरार हुई है। मम्मी के आखिरी समय में ये कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्म की क्या बात है? लड़कियां तो लड़कियां हैं, मैं तो पराए घर की हूं। किसने कहा कितना प्यार करती हैं तुझे मां? इसमें कहने की क्या जरूरत है? मम्मी ने जो लिखकर छोड़ा है मुझे पता नहीं क्या? कहती थी डायमंड टॉप्स तेरे हैं और लिख दिए छोटी बहन जी के नाम। अरे पर तुझे भी तो 4 चूड़ियां दी हैं। उससे क्या, मलाई मलाई लड़कियों को और छाछ। यह बेडरूम का झगड़ा है जिससे बहनों और आते जाते मेहमानों को इसकी भनक ना लगे। किंतु शीत युद्ध की छाप घर पर अपना प्रभाव छोड़े नहीं रहती। 3 दिन पहले ही दोनों बहनों को टेलीफोन खटखटा दिया है। बड़ी बहन अंजू अगले ही दिन पति के साथ आ गई। छुटकी मंजू ने जरूर कुछ एक सवाल कर स्थिति का जायजा लिया। क्या बहुत सीरियस हैं? भाई साहब क्या कहते हैं? किसी और डॉक्टर को दिखाया क्या? बोल चाल रही हैं या नहीं? खाना पीना कैसा? क्या इनको भी ले आऊं? गुड़िया के एग्जाम सिर पर हैं, सभी के हांगे। मार्च है ना। भगवान, इस समय कुछ अशुभ न हो। पूरे साल का प्रश्न है। सैटरडे संडे मिलाकर आती हूं। मम्मी के चक्कर में काफी छुट्टी ले चुकी हूं। अब इस तरह छुट्टी वेस्ट भी तो नहीं की जा सकती। कल को जब वास्तव में जरूरत होगी तब
किंतु माँ की ममता उसे रोक नहीं पाई। अगले दिन रात तक मंजू भी पहुंच गई, अकेले। बड़ी बहन के पति राकेश को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे शतरंजी चाल में गलत चाल चलकर एक मोहरा धराशायी हो गया हो। जीजाजी मार्च है ना, ड्राइंग डिसबर्सिंग यही हैं, इसलिए वहां रहना जरूरी था। कहने लगे तुम चली जाओ, इमरजेंसी होगी तो तुरंत चला आऊंगा। अच्छा ही तो है कि अकेले आई हो, कितने सालों बाद ऐसा हुआ है, वरना शादी के बाद से तो तुमने लिफ्ट देना ही बंद कर दिया है। मंजू के मंतव्य को समझते हुए राकेश विनोद कर खिलखिला दिए हैं, किंतु अंजू अपने पति पर यह अप्रत्यक्ष वार कैसे सहन कर सकती है। मंजू, इनका तो फैक्ट्री से आधे घंटे हटना भी मुसीबत है। जीएम तो हर समय इन्हें आंखों के सामने रखना चाहते हैं। नई फैक्ट्री है ना, सारी टेक्नोलॉजी की जानकारी इन्हें ही है। प्लांट में जरा सी खराबी आई नहीं कि हाय तौबा मच जाती है। मिस्टर चंद्रा, मिस्टर चंद्रा। अभी भी यहाँ का फोन नंबर, एड्रेस, रास्ता तक पूछकर 2 दिन के लिए आने दिया है। अंजू दी, मंजू ने दूसरा तीर छोड़ा है। इनके ऑफिस में तो यही बॉस है ना, इनके ऊपर वहां कोई है ही नहीं। यह घोड़े की 2.5 चाल है, तो इन्हीं पर किसका कंट्रोल है? मंजू ने तिल मिलाकर कहा, मर्जी के मालिक हैं। जीएम साहब तो कहते हैं कि चंद्रा ऑफिस आओ या नहीं, पर शहर में जरूर रहो। राकेश चंद्रा बहनों के टकराव पर प्रफुल्लित है। अक्सर बहस अप्रिय रूप अख्तियार कर लेती है। कुछ एक घंटों की बदमगजी और फिर सब कुछ सामान्य। डॉक्टर पाठक डॉक्टर कम पारिवारिक सदस्य अधिक हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत भी है। कहते हैं वकील और डॉक्टर को अपने घर का केस कभी नहीं देखना चाहिए। दिन भर में कमोबेश 15 फोन आते हैं, बार बार बुलाहट होती है। छोटे शहर में दूरी का बहाना भी नहीं है, इसलिए 3-4 चक्कर लग ही जाते हैं। आते हैं, नब्ज देखते हैं, आला लगाते हैं, रक्तचाप मापते हैं और फिर झुंझलाहट भरा एक ही वाक्य, चाची कुछ खाया पिया कीजिए, न दवाई न खाना पीना। मम्मी अधखुली आंखों से उन्हें एकटक देखती हैं, मानो सब कुछ सुन समझ रही हूं। उनकी नजरों में एक रूखी जिद है। चेहरा कभी सपाट तो कभी विद्रूप दिखलाई पड़ता है, भावहीन, निस्पंद और जड़। मम्मी सुना तुमने, भाई साहब क्या कहते हैं? पास बैठा महेश चीखता है। मम्मी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। इस जर्जर अवस्था में भी उनकी पकड़ पर महेश हतप्रभ रह जाता है। न जाने क्या थामने की चेष्टा है यह। समय, परिवार, पुत्र या पति। महेश कभी उनके चेहरे तो कभी उनके हाथों को देखता है। कहीं हाथों में कोई जड़ता तो नहीं समा गई, एकाएक उंगलियां पथरा तो नहीं गईं। अच्छा, पहले दवाई खा लो, फिर कुछ जूस वगैरह लेना। महेश दवाई के लिए उठाना चाहता है, किंतु मम्मी शून्य में नजरें गड़ाए अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, अत्यंत निरासक्त भाव से।
ला अंजू, पानी और दवाई ले आ। दूसरे हाथ की मदद से मम्मी की पकड़ से मुक्त करता है वह और सिर के नीचे हाथ लगाकर उन्हें उठाता है। लो, मुंह खोलो। यंत्रवत मुंह खोल देती हैं मम्मी। एक कैप्सूल मुंह के अंदर रखकर पानी का गिलास उन्होंने मुंह से लगा लिया है। अंदर गया कि नहीं? कुछ पलों के लिए मम्मी महेश को ऐसी नजरों से देखती हैं जैसे उत्तर महेश को ही देना है, और फिर तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर झटक लेती हैं। मम्मी, अभी और भी गोलियां हैं। मम्मी अपना सिर नीचे टिकाने के लिए छटपटाहट दिखाती हैं। महेश हौले से उन्हें लेटा देता है। मम्मी को निशब्द हुए 1 महीना हो चला है। खुली पथराई आंखों से न जाने किस सोच में डूबी लगती हैं। देखती तक नहीं। किसी की उपस्थिति का एहसास भर जरूर है उनमें, किंतु ग्राह्यता नहीं है। अंजू और मंजू की फुसफुसाहट उनके अंतिम शब्द हैं। महेश ने पूछा, मम्मी याद आ रही है? बुला लूं उन्हें? मां ने धीरे से सिर हिलाकर सहमति दी। उनके नेत्रों में मध्यम सी चमक उभर आई। अभी फोन मिलाता हूं, बात करोगी? हेलो मम्मी, कैसी हो तुम? अंजू ने तीसरी बार पूछा है, लेकिन मां के होठ सिले हुए हैं। आंखों की आभा धुंधली और फिर जैसे हमेशा के लिए गुल हो गई है। वह आभा तब भी नहीं लौटी जबकि दोनों लड़कियां आज उनके सामने हैं। मम्मी, हमसे बात तो करो। अंजू ने रुआंसे स्वर में कहा। मम्मी, क्या हाल बना रखा है तुमने? एकदम चुप, गुमसुम। मंजू की आंखें छल छला उठी हैं। ये मम्मी को क्या हुआ है भैया, बताइए। दोनों बहनें परेशान होकर महेश से पूछती हैं। कुछ खास तो नहीं। अक्सर ऐसे सवालों की जवाबदेही पर अब महेश खिसिया उठता है। मंजू ने कहा, अभी पिछले महीने ही तुम मुझसे खूब बतिया रही थी। डॉक्टर साहब, स्पीच पैरालिसिस तो नहीं है? अंजू ने पूछा। आई डोंट थिंक, सम डिप्रेशन इफेक्ट आई थिंक। डॉक्टर पाठक धीरे से मुस्कुराकर उत्तर देते हैं। डिप्रेशन? डिप्रेशन तो मम्मी को न जाने कितने सालों से रहा है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, अंजू ने कहा। उसी दोपहर खिचड़ी की थाली लेकर अंजू जिद करने लगी। मम्मी प्लीज कुछ खा लो, लेटे लेटे ही खा लो, 2-4 चम्मच तो खाओ। ये कैसी जिद है तुम्हारी? यह कहकर अंजू झुंझला गई, लेकिन मम्मी फिर भी स्थिर रहीं और निस्पृह भाव से अंजू को देखती रहीं। यकायक मम्मी अत्यंत उग्र स्वर में चीखती हैं। शब्द अस्पष्ट हैं, चेहरा विकृत और भावों में भयावह उग्रता। बच्चे उनकी यह चीख सुनकर डर गए, पर बाकी सभी ने
राहत की सांस ली कि मम्मी ठीक हैं अभी। इनका बीपी काफी बढ़ा हुआ है, दवाई बदलनी पड़ेगी। वजन घट रहा है, इनका शुगर टेस्ट कराइए, डॉक्टर पाठक ने कहा। डायबिटीज का शुबहा ठीक ही निकला। चाची को फूड हैबिट्स बदलनी होंगी। लगभग 3 महीने बाद टेस्ट से पता चला है कुछ किडनी डिसऑर्डर लगता है। क्रेटेनियन टेस्ट कराते हैं। 5.5 बहुत ज्यादा है। 1 साल पर तो डायलिसिस की नौबत आ जाती है। एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो को दिखाना होगा, तभी कुछ नहीं खाती हैं। पिछले महीने डॉक्टर पाठक ने जब यह कहा तो मंजू ने पूछा, मम्मी को दिल्ली में दिखवाएं, एम्स या अपोलो में? डॉक्टर पाठक ने हामी भरी। जरूर, अच्छा रहेगा। एक बार एक्सपर्ट की ओपिनियन तो ले ही लेनी चाहिए। बेशक फिर यही ट्रीटमेंट लागू रहे। किंतु यह बात सुनते ही मम्मी बिफर पड़ी। मुझे नहीं जाना कहीं, आखिरी सांस यहीं लेने दे बेटा। तेरे पापा भी यहीं से गए थे, मैं भी इसी घर से जाऊंगी। रोज बुलावे हैं मुझे, बहू जी, बहू जी। यह कहते कहते मां की आंखों में विस्मयकारी चमक आ गई। मम्मी क्या बेकार की बातें कर रही हो? पिछले कुछ एक दिनों में उनकी इसी तरह की बातें सुनकर घर में सभी ऊब चुके हैं। महेश झल्ला कर कहता है, मरना जीना अपने हाथ में थोड़ा है। तुम तो अच्छी खासी थी, पापा क्या गए कि चारपाई ही नहीं छोड़ती। बेटा, अब क्या रहा मेरे लिए? तेरे पापा के साथ सब चला गया। 50 साल उनके साथ बीते, रात दिन 24 घंटे। शादी के 2-1 साल तक की तो मुझे याद नहीं, पर उसके बाद तो कभी अकेले मुझे कहीं नहीं जाने दिया, न मुझे छोड़कर कहीं गए। सोच, उनके बिना कैसे जी सकूं अब। मम्मी की आंखों में आंसुओं की झीनी परत झिलमिला रही थी। मम्मी, ये बेकार की बातें मत सोचा करो, महेश ने मम्मी को समझाया। बेकार की बात नहीं है बेटा, इसी घर में ब्याह कर लाए थे तेरे पापा, पूरी जिंदगी यहीं रहे। लगता ही नहीं कि वो नहीं है। बरामदे की कुर्सी या चारपाई के सिरहाने अब भी बैठे रहते हैं, पहले की तरह कुछ ना कुछ बतियाते हुए, और फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। मम्मी सुबक रही हैं। पापा की याद महेश को भी संतप्त कर रही है। संवेदना का गुबार उमड़कर गले में अटक गया है। मम्मी, वह रूंधे स्वर में कहता है, 1 आध हफ्ते की ही तो बात है, टेस्ट कराकर लौट आएंगे। ना बेटा, ना। घबराई और भयभीत मम्मी तेजी से बोलती हैं, इस बार इस घर से निकली तो समझ ले निकल गई। तुझे याद है, अक्सर पापा तैयार होकर बाहर दरवाजे से चीखते थे, बहू जी,
अब आ भी जाओ। बस समझ ले, पापा अब भी ऐसे ही पुकारते रहते हैं। मुझे ही तैयार होने में देर हो रही है। बेटा, अब इस ड्योढ़ी से निकलूंगी तो पापा के साथ ही जाऊंगी। मम्मी की यह बात सुनकर महेश की कोरें भीग चली हैं। पापा के निधन को 1 महीना बीत चुका है। अनिष्ट और अशुभ की काली परछाई कुछ हद तक छटी है। घर के सदस्य भय और असुरक्षा के व्रत से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों बहनें वापस चली गई हैं। घर का ढर्रा, फैक्ट्री का कामकाज और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सामान्य होती नजर आ रही है। किसी की कमी के हम कितना जल्दी अभ्यस्त हो जाते हैं। जिस पापा की एक रात भर की अनुपस्थिति हमें बड़ा कमजोर और असुरक्षित बना जाती थी, आज उनके बिना सब कुछ कितना सहज और सामान्य दिखने लगा है। समय की गति, मनुष्य की सहनशीलता और विस्मृति का वरदान, या सब कुछ कुछ। मम्मी, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलो, अंजू ने चलते समय कहा था। लेकिन एक फीकी सी हंसी के साथ मम्मी ने उसके सुझाव को नजरअंदाज कर दिया। अरे मम्मी, यहां चली आओ, कुछ चेंज होगा, बच्चों को भी नानी के साथ अच्छा लगेगा। दूसरी बहन मंजू ने पत्र में मां को लिखा। खत को पढ़कर मां ने उसे दराज में डाल दिया। महेश ने मां को समझाया कि 10-15 दिनों के लिए कहीं घूम आए तो शायद उन्हें अच्छा लगे। लेकिन मम्मी ने कहा, काफी काम है, बहुत कुछ समेटना है। मम्मी व्यस्त हैं, अपने ढेर सारे कपड़ों के बक्सों और अटैचियों को समेट रही हैं। बरसों से एक बड़े पलंग पर उनके कपड़े फैले रहते थे। एकाएक उन कपड़ों की संख्या एकदम कम हो गई है। रोजमर्रा पहनने की 6-7 धोतियां बस। महेश मां के इस व्यवहार पर चकित है। इन भरे बक्सों का क्या होगा? सारे अच्छे कपड़े अंदर रख दिए। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मम्मी अक्सर टाल दिया करती थी। हाँ, महेश के सुझाव पर मन ही मन मुस्कुराती जरूर हैं। दरअसल एक अवस्था पर बच्चे और वृद्ध माँ बाप की भूमिका अदला बदली हो जाती है। मम्मी ने अपने सारे गहने लॉकर में बंद कर दिए हैं, सिवाय उनके जो वे वर्षों से पहने हुए हैं। डायमंड के टॉप्स, 4 कड़े और एक मोटी चेन। परिवार में एक विवाह में शामिल होना पड़ा तो रेखा के लाख कहने के बावजूद उन्होंने कोई अन्य गहना नहीं पहना। रेखा ने उनसे आग्रह भी किया था, मम्मी सेट नहीं तो चेन में ये लॉकेट तो डाल लीजिए। क्यों बेटी, किसको दिखाना है? देखने वाला तो चला गया। एकाएक मम्मी उदास हो गईं। उनके स्वर में भारीपन आ गया और आंखों में पापा की छवि छलकने लगी। भरे समाज में रहकर भी किसी का जीवन इतना एकाकी और एकनिष्ठ हो सकता है?
6 महीने बीते हैं और मम्मी ने सारा कामकाज प्रायः बंद कर दिया है। अब न उन्हें राकेश के लिए लड्डू मठरी का ख्याल आता है और न बच्चे के लिए खीर सिवैयों का। खाने में उनकी रुचि एकदम घट गई है। खाने में कभी 50 मीन मेघ निकालने वाली मम्मी अब ऐसे निर्लिप्त भाव से खाती हैं कि लगता ही नहीं भोजन का कोई स्वाद उनके अंदर शेष है। अब पिछले 1 सप्ताह से भोजन लगभग बंद है। कहती हैं इच्छा ही नहीं होती। महेश बहुत परेशान है। पूरे दिन कुछ नहीं खाओगी तो शरीर कैसे चलेगा मां? अधिकतर प्रश्नों के उत्तर पर दूसरे के चेहरे पर मां नजरें गड़ा दिया करती। उनमें एक विचित्र सी हठधर्मिता समा गई है। यह कैसी जिद है मां? जो मन में हो खाया करो, वरना कैसे बचोगी? देखती नहीं क्या हालत हो गई है तुम्हारी। कई बार महेश झुंझला पड़ता है। मम्मी का लंबा चौड़ा शरीर जैसे घुल सा गया महसूस होता है। 1 साल में 20 किलो से भी ज्यादा वजन घट गया। उनका चेहरा लटक गया है। मांसपेशियां झूलने लगी हैं। अंग शिथिल हो गए हैं। नित्य कर्म के अतिरिक्त पूरा समय वे बिस्तर पर ही गुजार देती हैं। नहाने, कपड़े बदलने की सुध तक वह जैसे खो चुकी हैं। हर समय सजी सवरी रहने वाली मम्मी को अस्त व्यस्त दशा में देखकर महेश अटपटा सा महसूस करता है। वह रेखा को डांटता भी है। मम्मी के कपड़े बदलवा दिया करो। पेटीकोट ब्लाउज में उघड़े बदन पड़ी रहती हैं। बदलें तब ना, रेखा झल्लाकर उत्तर देती है। उसे कुछ कहो तो ठस सी लेटी रहती है, पत्थर सी। ज्यादा कहो तो आंखों में अजीब सी उग्रता झलकने लगती है। लगता है अभी चीखने चिल्लाने लगेगी। कल रात से मम्मी बिल्कुल हिली डुली नहीं है। अंजू घबराए स्वर में बोली, कहीं कोमा में तो नहीं है? मंजू का स्वर भी आर्द्र हो गया। लेकिन मंजू पास आकर पुकारो तो हाँ हूं करती हैं, आंखें मिचमिचाती हैं। डॉक्टर पाठक 3 चक्कर लगा चुके हैं। ड्रिप चढ़ा दी है। ऑक्सीजन सिलेंडर का भी प्रबंध कर लिया है। भाई साहब क्या करें? कहीं ले जाएं क्या? महेश ने परेशान होकर डॉक्टर से पूछा। कहाँ? दिल्ली? आप जहां भी एडवाइस करें। डॉक्टर पाठक चुप हैं, सोच में डूबे हुए। क्या ले जाना बेकार है अब? अंजू यह सोचकर रुआंसी हो चली है। एज ए डॉक्टर पूछेंगे तो मैं कहूंगा जरूर ले जाइए। वी कांट अलाउ अ पेशेंट टू डाई। वैसे क्या डॉक्टर? महेश, वैसे मेरा जवाब होगा कि अब क्या होगा, क्या लाभ है? मतलब? महेश का स्वर गले में ही अटक गया। मतलब कुछ नहीं। चाची दवाई लेती नहीं, कुछ खाती पीती नहीं। 1 आध हफ्ते से इनकी हालत सचमुच खराब है। पर पहले तो पूरे होश में थी। इसके बावजूद एक अजीब सी अड़ थी उनमें।
दवाई या खाना न खाने की। ऐसा लगता है जैसे जीना छोड़ चुकी हैं चाची। उसी से हालत बिगड़ी है इनकी। डॉक्टर पाठक के चेहरे पर तकलीफ और अफसोस है। चाचा जी गए तो चाची ठीक ठाक थी। बुढ़ापे में कुछ तो लगा ही रहता है, बीपी, शुगर। पर अब माय गॉड, 6-7 महीने में इनकी क्या हालत हो गई। व्हाट कैन अ डॉक्टर डू? सब खामोश हैं। उनकी आंखों में सवालों के झाड़ उगाए हैं। इनसे नजरें चुराकर डॉक्टर मम्मी के निस्पंद चेहरे को देख रहे हैं। जो कर सकता हूं कर रहा हूं, पर खाली ड्रिप कब तक सस्टेन करेगी? डॉक्टर पाठक ने कहा। भाई साहब, कहीं मम्मी इसी तरह कहते कहते अंजू सुबकने लगी। पर मम्मी की सांस तो चल रही है। अभी बीपी लिया था, वो भी ठीक ही था, महेश ने उत्तेजित स्वर में कहा। सांस? डॉक्टर पाठक ने हताशा भरी लंबी सांस ली। हाँ, चल तो रही है नाम मात्र को, पर अंदर तो सब खाली है ना। टोटली एम्प्टी, खोखली, न द्रव्य, न पदार्थ, और न ही उनकी आंखें पारदर्शी हो चली हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को आप आपके दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। कहानियों के इस अनूठे सफर में हम सफर बने रहने के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार, सायोनारा।